नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साइकोलॉजी फियर में। आज हम एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हैं आप सबके लिए। मेरी जो वीडियोस हैं वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स और बीए या ग्रेजुएशन लेवल पर जो जर्नल पेपर्स पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए है। किसी प्रतियोगी परीक्षाओं या उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए इसमें और गहन और सूक्ष्म रूप से करने का प्रयास होगा तो वो होंगी। तो इस वीडियो से पहले हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और नर्वस सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा था। पहले में हमने सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत मस्तिष्क या ब्रेन और स्पाइनल कोड या सुषुम्ना नाड़ी का जो विस्तृत वर्णन किया था और शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। और आज प्रस्तुत है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते किसे हैं? जो हमारा ये सिस्टम है वो विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाओं से और न्यूरॉन से, जो न्यूरॉन्स के एक्सॉन होते हैं उनके बंडल से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की या सीएनएस जिसे मैंने शॉर्ट में कह रखा है, उसके सेंस ऑर्गन्स, मसल्स और ग्रंथियों के साथ इंटरकनेक्टेड करता है। पेरिफेरल जो सिस्टम है इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका तंत्र। अब ये किससे बना होता है? ये वही बात है, ये ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो ऐच्छिक मांसपेशियां हैं उनके साथ एडजस्ट करता है, उनके साथ संयोजन करता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमारी दो तरह की ऑर्गन्स काम करती हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन्स और एक मोटर न्यूरॉन्स। और ये आप ये वर्ड एक बार सुन लीजिए, ऐच्छिक मांसपेशियां। ठीक है, सेकंड पार्ट है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस माने ऐसी न्यूरॉन्स, ऐसे तंत्र जो स्वतः काम करते हैं। ठीक है, जिसमें अनैच्छिक प्रकार की क्रियाएं समाहित होती हैं, जैसे कि हमारे आंतरिक तंत्र है ना, आपका हृदय है, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, ग्लैंड और अनैच्छिक मांसपेशियों का संबंध ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सीएनएस से जोड़ता है। इस तंत्र की जो अवधारणा है उसको सर्वप्रथम 1665 में वेल्स ने और उसके बाद 1900 ईस्वी में लैंगले ने प्रस्तुत किया, जबकि गैलिन ने इसकी पहचान की। अगर इसको हम डिवाइड करें आगे तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। ठीक है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसको आगे अलग में पढ़ते हैं। उससे पहले देखिए, आप एक पिक देख रहे हैं यहाँ पर। आपको पता ही था कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन अपने आप में बहुत जटिल तंत्र है, इसके ही बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पहली वीडियो मैंने बताया। और भी अगर मैं बताना चाहूंगी तो इसमें और डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जितने भी तंतु हैं, नाड़ियां हैं, ये सब नाड़ियां किसके अंतर्गत आएंगी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, ये जो हैं आपको दिख रही हैं चारों तरफ, ये क्या है? पेरिफेरल। और ये स्पाइनल और ब्रेन इज कनेक्टेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, अब हम कहते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फर्स्ट टाइप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है और ये क्या करता है? तो शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। इस तंत्र के क्रियाशील होने से जो हमारी बॉडी में
एनर्जी संचित रहती है उसको ये खर्च करने लगता है, और जिसके कारण से हमारे हृदय की गति, रक्तचाप बीपी और रक्त में चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे कि शक्ति बढ़ जाती है और उसको हम शारीरिक कार्यों में करने में के लिए मांसपेशियों में रक्त का संचार बढ़ जाता है। ठीक है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। आगे इसके कई कार्य हैं, मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये आँख की पुतलियों को फैलाता है। ठीक है ना, कोई जैसे आपने देखा कि कोई आश्चर्यजनक चीज आ गई, भय वो हो गया तो पुतलियां फैल जाती हैं, तो ये काम करता है। यह पसीना ग्रंथि से पसीने का जो स्राव है उसको बढ़ाता है, पसीना निकलने लगता है इससे, और ये रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ता है जिससे त्वचा पीली हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है और उन रुधिर वाहिनियों को फैलाता है जो हृदय, मस्तिष्क, फेफड़ों और हमारी कंकालीय पेशियों की को संवहन करती हैं या उसमें संचार करती हैं मिलकर। ठीक है, ये रक्त में शर्करा के स्तर को या शुगर के लेवल को बढ़ाता है। इसके द्वारा पाचन ग्रंथियों का रसायन कम होता है और इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा और क्रोध आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके द्वारा लार ग्रंथियों का श्रवण भी कम होता है या प्रभाव कम होता है। सेकेंड पार्ट है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इस तंत्र के क्रियाशील हो जाने पर शरीर में ऊर्जा जमा हो जाती है, और जब शरीर में एनर्जी जमा हो जाती है तो उससे हृदय की गति धीमी हो जाती है, हमारा रक्तचाप या बीपी कम हो जाता है और मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। आंख की पुतली का सिकुड़ना, लार ग्रंथियों का सक्रिय होना, रुधिर वाहिनियों का फैलना इसी तंत्र के द्वारा होता है। यह कहना उचित होगा कि यद्यपि हमारा ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बहुत सारी शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी ये ऐसा काम तभी कर पाता है जब या तो जो सूचनाएं हैं उनको सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ग्रहण करता है या उनको देता है। अगर ये लेन देन इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं होगा तो हम किसी भी तरह की एक्टिविटी या अनुक्रिया को नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, कुल मिला के कह सकते हैं कि सीएनएस एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी में के नर्वस सिस्टम का जो शारीरिक क्रियाओं का विकास कर पाता है, जिसके कारण से प्राणी या जीव व्यवहार करता है। इसके बाद ये सभी संग्राहक थे, ठीक है ना, जो चीजों को ग्रहण करने का काम कर रही थी, हमारी ज्ञानेंद्रियां हों या अन्य चीजें हों। लेकिन ये जो सूचनाएं ब्रेन को जाती हैं, जो आपकी मोटर न्यूरॉन से आती हैं, वो कहाँ तक जाती हैं? स्पाइनल से होती हुई ज्ञानेंद्रियों ने ग्रहण किया, ठीक है, सुषुम्ना से होती हुई मस्तिष्क को गई, मस्तिष्क में उस सूचना का प्रोसेसिंग हुआ, जिस साक्षर्य क्षेत्र से जिससे वो एसोसिएट करती थी वहां पर उसका प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद ब्रेन जो ऑर्डर देता है उसको हमारी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, गति जो नाड़ियां हैं, वो लेकर के आती हैं और कहाँ तक ले जाती हैं आपने पढ़ा होगा, पूरे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, अंग हैं, उन तक ले जाती हैं। तो उन्हें हम इफेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, इस इफेक्टर के अंतर्गत या इस इफेक्टर को हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को व्यवहार करने में मदद करते हैं। जो बाह्य वातावरण का व्यवहार है उसमें ये मदद करते हैं। इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं, मसल्स, मांसपेशियां, और सेकंड है ग्रंथियां या ग्लैंड्स। ठीक है, तो मांसपेशियां क्या होती हैं? मांसपेशियां व्यक्ति का वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने में मदद करती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं और अलग अलग पार्ट्स में पाई जाती हैं और इनका काम भी थोड़ा अलग अलग होता है, बट मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। ये 3 प्रकार की होती हैं, चिकनी मांसपेशियां,
रेखित मांसपेशियां, पता है कि रेखित लाइनदार होती हैं, धारियां होती हैं उसमें। हृदय मांसपेशियां हार्ट में होती हैं। तो ये 3 प्रकार की मांसपेशियां हैं जो हमें किसी चीज को उठाने, करने, चलने, रिएक्ट करने में मदद करती है। ठीक है ना। अब है ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या हैं? ये ऐसे इफेक्टर्स होते हैं जो व्यक्ति के आंतरिक वातावरण के साथ व्यक्ति को एडजस्टमेंट करने में मदद करते हैं। ठीक है ना। ये ग्लैंड्स 2 प्रकार की होती हैं। एक पहले मैं बता दूं, ये प्रोसेसिंग जो मैं अभी तक आपको समझा रही थी, एक पिक्चर के माध्यम से बता रही हूं। मान लीजिए एक ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, और उस ग्लास को देखने का काम कौन कर रहा है? कैसे पता चला कि ये ग्लास ही रखा है? हमारी आंखों ने। ठीक है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां आपको पता ही है, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, और सबके काम अलग अलग हैं। अगर ये चीज ना हो, ये ज्ञानेंद्रियां हमारी खराब हो या ना हो, तो हम वातावरण के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। हमें पता ही नहीं, कितनी भी खूबसूरत चीज सामने हो, बट आंखें अगर हमारी काम नहीं कर रही हैं तो हम देख ही नहीं पाएंगे, तो रिएक्ट कैसे करेंगे कि ये क्या चीज है? तो मान लीजिए एक ग्लास रखा हुआ है, ठीक है। एक ग्लास हमारी आंखों ने इसे देखा, है ना, सेंस ऑर्गन्स हमारी एक्टिव हुई, उन्होंने इसे रिसीव किया, और ये कहां से गई? ज्ञानेंद्रिय से होती हुई, जहां ज्ञानेंद्रिय के पास जो सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी, सेंस न्यूरॉन्स जो हैं, उन्होंने इसको ग्रहण किया। ठीक है। ग्रहण करने के बाद ये कहां गई? सीधे ब्रेन में। ब्रेन में सुषुम्ना से होती हुई, वो तो आपको पता है, पहले ही बता दिया था मैंने। ब्रेन में इसकी प्रोसेसिंग हुई, फिर ये यहां से रिले हुई, ये सूचना, ये ऑर्डर जो ब्रेन ने दिया वो यहां से रिले हुआ, और कहां आया? मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन से ब्रेन से जो ऑर्डर आया वो होता हुआ हमारी मांसपेशियों तक आया। ठीक है ना, मांसपेशियों तक आया, और मांसपेशियों ने, मैं हाथ में जो मांसपेशियां वहां तक आया, और वो ग्लास व्यक्ति ने उठाया, यानी रेस्पॉन्स किया। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं? ये ग्लैंड्स 2 तरह की होती हैं बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती हैं? वो ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं होती हैं, जो पतले ट्यूब्स होते हैं, है ना। और जब भी वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या वायुस्रावी ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, तो उनसे निकलने वाला जो रसायन है, जो फ्लूइड है, वो सीधे बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है ना। अब जो चीज शरीर से बाहर चली गई, नेचुरली उसका प्रभाव हमारे आंतरिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा, और जब आंतरिक स्थिति पर या हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा, तो नेचुरली वो हमारे व्यवहार को भी प्रभावित नहीं करेंगी। जैसे कि हमारी अश्रु ग्रंथि, जब अश्रु ग्रंथि सक्रिय होती है तो आंसू आते हैं, और आंसू पानी के रूप में बाहर निकल जाते हैं। पसीना ग्रंथि, लार ग्रंथि, है ना, ये जो इनसे निकलने वाला जो हार्मोन है वो बाहर जाता है, इसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं, इस रसायन निकलने वाली ग्रंथियों को। ठीक है ना। मेन है आपके व्यवहार को प्रभावित करने वाली या निर्धारित करने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कई प्रकार की होती हैं, अलग अलग। इनसे जो रसायन निकलता है उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है ना। और हार्मोन्स जो है हमारे बिहेवियर को, क्योंकि शरीर को प्रभावित करते हैं, और शरीर का जो प्रभाव है, जब मन का प्रभाव पड़ता है तो मन का प्रभाव हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। ठीक है ना। तो इनमें अगर इनकी फंक्शनिंग गड़बड़ करती है, या ज्यादा सक्रिय हो जाए या कम सक्रिय हो जाए, दोनों ही अवस्थाओं में जब ये सुचारू रूप से कार्य नहीं करती हैं, तो उनका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे व्यवहार पर पड़ता है। जब आप व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ेंगे तो व्यक्तित्व को बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेट्स हैं, जो निर्धारित करते हैं। उसमें बायोलॉजिकल जो डिटर्मिनेट्स हैं, उसके अंतर्गत आपको ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़नी पड़ेंगी। तो ये टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नंबर 1 पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है।
ये मस्तिष्क में होती है। फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था, इसे हाइपोसिस भी कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर से दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, ट्रॉफिक हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स। इस पर हमारे विकास को निर्धारित करती है, या तो व्यक्ति बहुत लंबा या छोटा हो जाता है। इसके पोस्टीरियर भाग से पिट्यूटरी निकलता है, हार्मोन निकलता है, जो कि हमारी किडनी विडनी के कार्य को करने में मदद करता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड ये दोनों किडनी के ऊपर होती है। इसके दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिन नामक हार्मोन निकलता है, जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक माने जब हम भोजन करते हैं तो भोजन ऐसा कैसा तो नहीं रहता है ना, वो कन्वर्ट होता है ऊर्जा में, और ऊर्जा से जो चीज वसा में जानी है वो वसा में जाएगी, जो विटामिन्स में जाएंगे, फैट में चला जाएगा। एक प्रोसेसिंग होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग। उसके नियमन में और उसके नियंत्रण में इसकी मुख्य भूमिका होती है। जबकि एड्रिनल मेडुला से एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनेलिन निकलती है, जो व्यक्ति को किसी भी जो सांवेगिक अवस्था होती है उसकी, इमोशनल हो, डर हो, भय हो, इन परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करने में मदद करती है। ये आपको मैं पहले दिखाया था। अब है थायराइड ग्लैंड। ये ग्रंथि गले में होती है और इससे निकलने वाले हार्मोन को हम थायरॉक्सिन कहते हैं, और ये भी मेटाबॉलिज्म क्रिया पर नियंत्रण रखता है, और अधिक सक्रिय होने पर इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, पैराथायराइड ये ग्रंथि जो आपकी थायराइड है उसी के पास होती है, बहुत छोटी होती है और इसका वजन 0.1 ग्राम होता है ना। इससे पाराथार्मोन हार्मोन निकलता है, और इसके अधिक सक्रिय होने पर जो है कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, फास्फेट की इस जो लेवल जो है वो कम हो जाता है ब्लड में। ठीक है ना, और अगर अपोजिट हो रहा है, निष्क्रिय हो रही है, तो फास्फेट बढ़ेगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। और दोनों हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट होता है ये, और हड्डियाँ कमजोर हो जाएंगी, व्यक्ति कैसा होगा, तो उसका प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ेगा। ठीक है, पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, यह आमाशय के नीचे स्थित होती है ना, और यह ग्रंथि बाह्य और आंतरिक दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करती है। ठीक, बाह्य ग्रंथि के रूप में इसका जो रसायन है, जो स्राव है, वो छोटी आंत में जाता है, जिससे भोजन प्रोटीन और वसा में कन्वर्टेड हो जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इसे दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, जो अलग अलग सेल से निकलते हैं। ये बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, ठीक है ना, और अल्फा से ग्लूकोजन। रक्त में जब चीनी की मात्रा का निर्धारण जो है वो इंसुलिन से होता है। जब ये इंसुलिन कम स्रावित होता है बीटा सेल से, तो क्या होता है, ब्लड में शुगर बढ़ जाती है, और व्यक्ति को क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण जो भोजन के साथ ब्लड में चीनी है उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, और उसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति को डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, इसके इंसुलिन जब अधिक स्रावित होगा तो शुगर का लेवल कम हो जाता है। दोनों ही स्थिति में व्यक्ति को बहुत सारी दैहिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ जब शरीर में ये सब चीजें आती हैं तो नेचुरली उसका मानसिक प्रभाव जैसे थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, ये सब हो जाता है। इंसुलिन की अपेक्षा जो ग्लूकोजन है उसकी मात्रा चीनी की मात्रा रक्त में ज्यादा हो जाती है, पर उसका प्रभाव उतना अधिक या अधिक समय तक के लिए नहीं होता। सेक्स ग्लैंड या यौन ग्रंथियां। महिलाओं की यौन ग्रंथि को ओवरी और पुरुष की यौन ग्रंथि को टेस्टिस कहते हैं। यौन ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो
गोनाडल हार्मोन्स कहलाते हैं, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रोजेंस, इससे महिलाओं के गौड़ गुण विकसित होते हैं, और जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है उससे महिलाओं के गर्भाशय को ठीक से कार्य करने में मदद मिलती है, ताकि जो उसके गर्भाशय में भ्रूण का विकास ठीक प्रकार से हो। और क्लियर, अगर ये हार्मोन्स नहीं निकलेगा तो बच्चा गर्भ में ही अविकसित पैदा होगा, या कोई जो परेशानियां हैं उसको हो सकती हैं। एड्रोजेंस नामक जो हार्मोन है वो पुरुषों में सभी प्रकार के गौड़ गुण को, जिससे सेकेंडरी जो उसके ट्रेट्स हैं उनको विकसित करता है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड, लास्ट ग्लैंड है ये। यह ग्रंथि मटर के आकार की हमारे मस्तिष्क में ही स्थित होती है। जो आपकी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि वो सारी जो आपने अब तक ग्लैंड पढ़ी इन पर कंट्रोल करती है। अगर उसका फंक्शनिंग ठीक नहीं होगा तो सारी ग्रंथियां उससे प्रभावित होंगी, इसलिए पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल, और इसके द्वारा व्यक्ति दिन भर में जितना भी कार्य करता है उन कार्यों का नियमन ये ग्रंथि करती है, और इससे जो रसायन या हार्मोन निकलता है उसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। ठीक है। और इसके सक्रिय होने पर इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो व्यक्ति में सक्रियता बढ़ जाती है, और निष्क्रिय होने पर शारीरिक क्रियाएं कम हो जाती हैं, और वो थकान का अनुभव करता है ताकि वो आराम कर सके। ठीक है। ये आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का चैप्टर है, वो मैंने थोड़ा समझाने की आपको कोशिश की, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।